हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, परीक्षा मागिर महाकुंभ में एक बार आपका फिर से स्वागत है। परीक्षा मागिर महाकुंभ का आज है भाग 16 और भाग 16 के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं परीक्षा मागिर पुस्तक का जो अध्याय 9 है। अध्याय 9 है दोस्तों, प्रमुख नगर, पर्यटन एवं धार्मिक स्थल। उससे पूर्व हमने जो 8वां अध्याय किया था उसमें हमने देखा उत्तराखंड राज्य की कृषि, सिंचाई, पशुपालन वगैरह को ध्यानपूर्वक हमने देखा। उससे जितने भी की पॉइंट बनते हैं उनको हमने अध्ययन किया। आज परीक्षा मागिर महाकुंभ के इस चैप्टर में भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपको देखने को मिलेंगी और यहाँ से दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सेशन शुरू हो जाता है उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर के अंतर्गत यानी कि प्रमुख नगर, पर्यटन और धार्मिक स्थल वाला जो चैप्टर है इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड जिला दर्शन को। और उत्तराखंड जिला दर्शन में हम संपूर्ण 13 जनपदों का यहाँ पे दर्शन करेंगे, जिससे आपका जो नॉलेज है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा उत्तराखंड के संदर्भ में। और उत्तराखंड के सभी जनपदों के स्थलों के बारे में आप जानेंगे, धार्मिक स्थलों के बारे में जानेंगे, पर्यटन स्थलों के बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ कुछ वहाँ के अमेजिंग फैक्ट होंगे जो उनके बारे में भी जानेंगे। तो आज से शुरू होगी दोस्तों इस सीरीज। और परीक्षा मागिर महाकुंभ में अब जैसे ही जिला दर्शन शुरू हो गया, अब मेरी कोशिश रहेगी आपको डे बाय डे या एटलीस्ट तो 2 दिन के अंतर में तो एक वीडियो दी जाए, ताकि जल्दी से जल्दी हम सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक परीक्षा मागिर के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टरों को खत्म कर दें। इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण चैप्टर रह जाते हैं जिला दर्शन के बाद, वो है उत्तराखंड की कला एवं संस्कृति और उत्तराखंड की जनजातियाँ, जहाँ से क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे अध्याय 9 को, परीक्षा मागिर का भाग 16। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड राज्य। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ उत्तराखंड राज्य हमारा जल संपदा और वन संपदा के साथ साथ पर्यटन के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि पर्यटन में दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जो पर्यटन है ना वो रोजगार का एक प्रमुख साधन भी है, क्योंकि नैसर्गिक सौंदर्यता है यहाँ पे और भारत के विभिन्न भागों से वरन जो हमारे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी हैं वो भी उत्तराखंड में घूमने आते हैं और उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है, लोकल्स को भी फ़ायदा होता है और एक आजीविका के रूप में भी कहीं ना कहीं टूरिज्म जो सेक्टर है वो मदद करता है यहाँ पे लोगों की। ठीक है, तो इसलिए पर्यटन जो है उत्तराखंड में बहुत एक उद्योग का दर्जा है, इसलिए पर्यटन को उत्तराखंड में भी। और ध्यान रखेंगे उत्तराखंड राज्य की जो पहली पर्यटन नीति आई थी उसको महत्वपूर्ण अच्छे से नोट करना है आपने। उत्तराखंड राज्य की पहली पर्यटन नीति आई थी 26 अप्रैल 2001 में। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। जैसे ही राज्य बना हमारा 9 नवंबर 2000 को, तो हमारी पहली जो पर्यटन नीति हुई दोस्तों घोषित हुई वो 26 अप्रैल 2001 को हुई। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है, ये पहला पॉइंट बन गया आज के टॉपिक का। अब पर्यटन नीति बनाई क्यों जाती है? देखिए पर्यटन नीति बनाने का जो पर्पज होता है गवर्नमेंट का, उसके अंतर्गत पर्यटन के लिए जो भी चीज़ें होती हैं उनको और आसान बनाया जाता है। जैसे कि उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित करना है, उत्तराखंड की सांस्कृतिक विविधताओं को उजागर करना है दोस्तों अन्य लोगों के सामने। इसके साथ साथ देखिए पर्यटन को पर्यावरण और जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसके अनुकूल देखते हुए इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, उसको प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन नीति आती है। और कोई आदमी पर्यटन का स्टार्टअप करना चाहता है, होटल बनाना चाहता है, होम स्टे बनाना चाहता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे पर्यटन पॉलिसी आती है, ताकि लोगों को कम ब्याज दर पे सब्सिडी वाला लोन प्रोवाइड करवाया जाए। जिसमें एक लोन आप बहुत सुनते होंगे पर्यटन के लिए, वो दिया जाता है जिसका नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, कभी क्वेश्चन बनेगा उत्तराखंड राज्य में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब से शुरू हुई? तो ये 1 जून 2002 से शुरू हुई। क्वेश्चन बना है शायद मेरे ख्याल से पुराने किसी ग्रुप सी एग्जाम में कि ये योजना कब से शुरू हुई थी। ठीक है, तो अभी तो हमारे थे दोस्तों पर्यटन नीति में। तो पर्यटन नीति की ये चीज़ें होती है दोस्तों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की सहभागिता बढ़ा के पर्यटन को बढ़ाना, ये भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कोशिश रहती है इस पॉलिसी के अंतर्गत। और इसके साथ साथ पर्यटन स्थलों और जो जितने भी हमारे हेरिटेज प्लेसेज हैं ना उन सभी को दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से दुनिया के सामने लाना, ये सभी चीज़ें इस पर्यटन नीति में शामिल होती हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे एडवेंचर गेम है, जैसे टिहरी झील की हम बात करें तो वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं। नेहरू माउंटेनियरिंग जो इंस्टीट्यूट है हमारा उत्तरकाशी वाली, वहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह के लिए, माउंटेनियरिंग के लिए प्रयास किए जाते हैं, बहुत से लोग आते हैं वहाँ पे, बहुत पुराना वो इंस्टीट्यूट है। इसके साथ साथ उत्तराखंड के कुछ ऐसे एल्पाइंस हैं जहाँ पे कैंपिंग वगैरह करवाई जाती है। उसके साथ साथ अदर बहुत से प्लेसेस हैं जहाँ पे हमारा एडवेंचर जो हमारा टूरिज्म है वो कहीं ना कहीं विकसित हो रहा है। ठीक है, तो इन सभी के लिए हमारी क्या आती है, ये गवर्नमेंट की पर्यटन नीति आती है। अब उत्तराखंड की जो पहली पर्यटन नीति थी वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कब आई थी, 26 अप्रैल 2001 को। ठीक है, और 2018 तक यही चल रही थी हमारी। लेकिन 2018 में क्या हुआ, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड राज्य के, तो सितंबर 2018 में, ध्यान रखेंगे सितंबर 2018 में उत्तराखंड राज्य में नई पर्यटन नीति घोषित की गई। कभी क्वेश्चन बन सकता है आगामी परीक्षा में, उत्तराखंड राज्य में
नई पर्यटन नीति कब घोषित की गई थी, तो सितंबर 2018 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें भी बहुत सी चीज़ें जो 18 वाली पर्यटन नीति आई ना, इसमें भी गवर्नमेंट ने बोला भैया बहुत चीज़ें हमने करनी है। लाइक इसमें होम स्टे वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको बढ़ावा दिया गया। अब होम स्टे क्या होता है थोड़ा इसको समझ लीजिए, क्योंकि पर्यटन का चैप्टर चल रहा है भाई। तो होम स्टे का मतलब होता है दोस्तों, जो आपका घर है, जैसे आपका गाँव, जो आपका पहाड़ी क्षेत्र में कहीं भी गांव, रोड के निकट है आपका गांव, तो आप अपने घर में ही एक कमरे को होम स्टे बना सकते हैं, यानी कि होटल रूम की तरह बना सकते हैं। कोई भी टूरिस्ट आके वहाँ पे ठहरेगा, आप उससे होटल की तरह रेंट लेंगे, उसको खाना भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो उसका बिल देंगे और इससे आपकी इनकम होगी। मतलब आपके घर पे एक टूरिस्ट खुद आएगा, ना प्रमोशन करना है, ना आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना, ना जीएसटी है, कुछ नहीं है होम स्टे वाले का, ठीक है। तो आप लोगों का ऐसे क्या होगा, आजीविका चलेगी। तो ये पॉलिसी है। और किसी का बहुत खूबसूरत जगह पे गाँव है और उसके गाँव में अपने पास तो 2 ही कमरे का घर है, लेकिन वो चाहता है कि टूरिस्ट तो वहाँ पे आते हैं और होम स्टे बनाना चाहता है, तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट से लोन वगैरह लेके, बहुत सी संस्थाएं लोन दे रही हैं, लोन लेके हम अपने गांव में 2-4 कमरे बना सकते हैं। एज ए टूरिस्ट जब आएंगे तो उन कमरों को किराए पे लगा के हम अपनी लोन की किस्त भी चुका सकते हैं, और जैसे लोन पूरा हो जाएगा फिर पूरी इनकम हमारी होती है। तो ये है होम स्टे योजना। होम स्टे योजना की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड का एक गाँव है धारचूला तहसील का कुटी गांव, इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तराखंड में जो होम स्टे योजना शुरू हुई दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। होम स्टे योजना की शुरुआत होती है कुटी गांव, धारचूला, पिथौरागढ़ जनपद से, ठीक है, याद रखेंगे। अब हम सीधे आ जाते हैं दोस्तों, इसके साथ साथ उत्तराखंड सरकार की जो नई पर्यटन नीति आई, इस पर्यटन नीति में दोस्तों हमारा पर्यटन सूचना केंद्र के निर्माण की बात की गई। सांस्कृतिक जो धरोहर है उनका सूचीकरण है, यानी कि जितनी भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर कौन कौन सी हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा कालसी वाला अभिलेख है अशोक का, इसके साथ साथ जो हमारा सूर्य मंदिर है कटारमल वाला, इसके साथ साथ जो हमारे द्वारा आर्ट का मंदिर समूह है कचहरी वाला, इसके साथ बात करें जो जागेश्वर मंदिर समूह है, ठीक है। तो बहुत सी हमारे हेरिटेज प्लेसेस हैं उत्तराखंड राज्य में जिनको सूचित करना है, ताकि कोई भी हमारा जो टूरिस्ट आता है उस प्लेस पे जरूर जाए। ऐसे डेवलप करना है कि वहाँ पे जाए बिना वो वापस जाए ना। अब किसी भी प्लेस पे हम जाते हैं तो टूरिज्म बढ़ता ही बढ़ता है। हमें खुद, अगर मैं कटारमल सूर्य मंदिर को विजिट कर रहा हूँ तो मैं मंदिर में जाऊँगा, मैं एज ए हिंदू रिलीजन में देखता हूँ कि वहाँ पर मैं अपने जो भी सामग्री होती है पूजा की वो तो ले जाऊँगा। और इसके अलावा जो हमारे विदेशी टूरिस्ट वगैरह आते हैं या जो हमारे ऐसे टूरिस्ट आते हैं जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, वो कम से कम जो वहाँ पे ये लोकल मार्केट है वहाँ से जो हैंडीक्राफ्ट बने हैं और चीज़ें बनी हैं तो उनका विक्रय तो करते ही हैं ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है ऐसी चीज़ें करने से। तो ये हमारे टूरिज्म और इसके साथ साथ टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हमारे राज्य में PPP, ट्रिपल P मॉडल चल रहा है भाई। ट्रिपल P मॉडल का मतलब क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको हम बोलते हैं लोक निजी सहभागिता। यानी कि ट्रिपल P का मतलब ये, या PPP मॉडल का मतलब ये होता है कि इसमें लोगों की भी फंडिंग रहती है, गवर्नमेंट की भी फंडिंग रहती है। कोई एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है कहीं पे, तो गवर्नमेंट बोलते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम PPP के तहत करेंगे, यानी कि इसमें कोई प्राइवेट फाइनेंस भी होगा और गवर्नमेंट का फाइनेंस भी होगा, ठीक है। यानी कि लोगों की और गवर्नमेंट की दोनों की मिलकर जो सहभागिता होगी उसी को कहते हैं लोक निजी सहभागिता, यानी कि PPP मॉडल, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए राज्य सरकार ने दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सन 2001 को पर्यटन वर्ष मनाया था, और इसके साथ साथ सन 2015 को भी राज्य सरकार ने पर्यटन वर्ष मनाया था। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आपको इनको अच्छे से याद रखना है, और मैं बता ही चुका हूँ आपको। और इसके साथ साथ हमारे उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड, जिसका मुख्यालय देहरादून में है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट करना है। और पर्यटन रोजगार योजना के लिए तो बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन स्पेशली जो सबसे बड़ी योजना है उत्तराखंड राज्य सरकार की, उसका नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, जो कि 1 जून 2002 से शुरू की गई। इस योजना के तहत दोस्तों पर्यटन विभाग के माध्यम से बैंकों के द्वारा लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। कोई होटल बनाना चाहता है, कोई टूरिज्म के लिए गाड़ी लेना चाहता है, कोई टूरिज्म के लिए उपकरण लेना चाहता है, इक्विपमेंट, जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स या एडवेंचर के लिए, तो इन सभी कामों के लिए दोस्तों टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले जो भी कार्य हैं उनके लिए आराम से इस योजना के तहत लोन लिया जा सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों बहुत से प्लेसेस हैं, इन प्लेसेस के बारे में हम कभी एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, स्टैटिक जो वीडियो आएंगे उत्तराखंड जीके के, उसमें हम बात कर लेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों राज्य के प्रमुख नगर, ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थलों में, जिसमें हम आज सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड जिला दर्शन में हरिद्वार जनपद की, यानी कि हरि का द्वार है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। आज बहुत अच्छी शुरुआत रहेगी, प्रभु का द्वार, हरि का द्वार, यानी कि भगवान विष्णु का द्वार, एंड दिस इज कॉल्ड हरिद्वार। तो हरिद्वार आज जिला दर्शन शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए, तो काफ़ी कम लोग हैं, देखिए लाइव सेशन में लोग आते ही नहीं हैं, थोड़ा शेयर कीजिए क्लास को और ज़्यादा लोग जुड़िए इससे।
देखिए हरिद्वार जनपद की थोड़ा हिस्ट्री को पहले जानेंगे, क्योंकि मैं इसी तरह से आपको जिला दर्शन करवाऊंगा जिसमें आप सभी चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हरिद्वार की बात करते हैं दोस्तों, तो 14वीं शताब्दी तक जो हरिद्वार क्षेत्र है इसको मायापुर या गंगा द्वार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मायापुर या गंगा द्वार, ठीक है। हरिद्वार या हरिद्वार नामकरण के संबंध में बहुत से विद्वानों का मत है दोस्तों। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ का प्रवेश द्वार होने के कारण इसको हरिद्वार कहा जाता है या हरिद्वार कहा जाता है। शिव भक्त हरिद्वार कहते हैं तो वैष्णव भक्त हरिद्वार कहते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा अंतर है, जो शिव के भक्त हैं ना वो इस प्लेस को हरिद्वार कहते हैं, क्योंकि शिव का नाम हर भी होता है, हर हर महादेव। और जो हमारे भगवान विष्णु के भक्त हैं वो इस प्लेस को हरिद्वार कहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को हरि भी कहा जाता है। और गंगा द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से गंगा मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर लेती है। स्कंद पुराण की बात करें तो इस क्षेत्र को मायापुरी बोला जाता है। और कुमाऊं में जो प्रचलित जागर गाथाएं होती हैं, लोक गाथाएं होती हैं, पौराणिक गाथाएं होती हैं, उसमें इस प्लेस को मायापुर हाट कहा गया है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बोला जाता है कि यहाँ पे मई नाम का कोई दैत्य था, मई नाम का कोई राक्षस था, तो उसकी निवास स्थली होने के कारण इसका नाम मायापुरी प्रचलित हुआ, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और कहानी है, किंवदंती है कि महामाया जो सती थी उसकी नाभि गिरने के कारण इस क्षेत्र को माया क्षेत्र कहा गया। भगवान शिव ने देखिए यहाँ पर अपनी माया से प्रजापति दक्ष को पुनर्जीवित किया था, इसी कारण इसको मायापुरी भी कहा जाता है। आपने देखा होगा ना शिव पुराण, अगर किसी ने देखा है तो शिव पुराण में जो भगवान शिव की पहली पत्नी होती है सती, वो हमारे कनकल के राजा जो दक्ष प्रजापति उसी की तो बेटी होती है। तो वो बुलाता नहीं है यज्ञ में, और शिव बिना बुलाए चले जाते हैं, तो शिव का बहुत अपमान करता है वो दक्ष प्रजापति। शिव क्रोधित होकर उसका गला वहीं पे कलम कर देते हैं। और सती जो होती है हमारी, क्योंकि सती पहले हो जाती है, क्योंकि शिव की पहली बेइज्जती करते हैं तो सती हमारी वहाँ पे क्या हो जाती है, यज्ञ में कूद जाती है ना, सती हो जाती हैं वो, तो उनके प्राण चले जाते हैं। तो शिव जी बिल्कुल पागल हो जाते हैं और वहाँ पे दक्ष का सिर कलम कर देते हैं वो। तो ये पूरा कनखल में जो हमारा दक्ष प्रजापति मंदिर है, तो इसी कारण जो फिर उसके बाद शिव जी को रिलाइज होता है और वो हमने अपना रिग्रेट करने के लिए वहाँ पे दक्ष प्रजापति को जीवित कर लेते हैं। तो मायापुरी के बहुत से हमारे नाम हैं। इसके अलावा हरिद्वार की बात करते हैं तो हरिद्वार के जो ओल्ड नेम है, गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, खांडव वन क्षेत्र, स्वर्ग द्वार और तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण, मोयूलो, मोयूलो, किसने बोला मोयूलो? तो चीनी यात्री वेनसांग आया था ना हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे, तो उसने हमारे हरिद्वार को मोयूलो बोला, ठीक है। चलिए, तो अब ये तो हो गया हरिद्वार की ऐतिहासिक पूरी कहानी। अब आ जाते हैं राजनीतिक और जो प्रशासनिक कहानी है। तो हरिद्वार की हम बात करते हैं। हरिद्वार जिले की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1988 को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरिद्वार की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1988 को इस जनपद की स्थापना हुई। देखिए 1988 से लेकर राज्य गठन तक ये सहारनपुर मंडल में था। कहाँ पे था भाई? सहारनपुर मंडल में, जब तक हमारा राज्य नहीं बना, क्योंकि उसमें तो यूपी में होगा ना। 1988 में तो हम यूपी में थे, तो जब तक हमारा उत्तराखंड राज्य नहीं बना 9 नवंबर 2000 तक, तो तब तक हमारा हरिद्वार सहारनपुर मंडल में था। लेकिन जैसे ही उत्तराखंड राज्य बन गया तो फिर हमारा हरिद्वार किस में आ गया? गढ़वाल मंडल में, ठीक है। तो ये कहानी है। हरिद्वार जो है दोस्तों शिवालिक श्रेणी, ये विल्वा पर्वत है, ये नील पर्वत है और इसके बीच में है हरिद्वार, ठीक है। शिवालिक और शिवालिक श्रेणी के विल्वा और नील पर्वत के बीच में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि बद्रीनाथ किन दो पर्वतों के बीच में, फूलों की घाटी किन दो पर्वतों के बीच में, हरिद्वार किन दो पर्वतों के बीच में, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो हरिद्वार है हमारा विल्वा और नील पर्वत के दाहिनी तट पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब वहीं देखिए थोड़ा बात करते हैं यहाँ पे जो इसका मुख्यालय है, तो हरिद्वार जनपद का मुख्यालय हरिद्वार में ही है। इसके पूर्व, अगर हरिद्वार की बात करते हैं इसके पूर्व में दोस्तों, ये हरिद्वार का मैप हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हरिद्वार का ये मैप है छोटा सा। हरिद्वार के अगर हम पूर्व में देखते हैं तो इसके पूर्व में है पौड़ी गढ़वाल, इसके दक्षिण और पश्चिम में है दोस्तों उत्तर प्रदेश, और इसके उत्तर में आता है जस्ट देहरादून, ठीक है। ये देहरादून, ये पौड़ी, ये यूपी की बॉर्डर लगते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं इसका जो क्षेत्रफल है, तो हरिद्वार का जो क्षेत्रफल है वो है 2360 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की बात करते हैं दोस्तों, तो जनसंख्या है यहाँ की टोटल 18,90,422, यानी कि उत्तराखंड राज्य का मोस्ट पॉपुलेशन वाला जो जनपद है वो हमारा हरिद्वार जनपद है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो हमारा जिला है वो हरिद्वार है। जनघनत्व की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है 801। साक्षरता की बात करते हैं तो 73%, 73.43%।
और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात है हमारा 830, यानी कि उत्तराखंड राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जनपद पूछा जाएगा तो हरिद्वार। सबसे ज़्यादा आबादी वाला जनपद पूछा जाएगा तो हरिद्वार। विधानसभा की सीटें पूछी जाएंगी तो 11 सीटें यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी शिशु लिंगानुपात भी पूछ लेता, तो बच्चों का जो लिंगानुपात है 877 है हरिद्वार जनपद का। ये तो भैया पूरा हरिद्वार का आपका लेखा जोखा हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं हरिद्वार जनपद का गठन 28 दिसंबर 1988 को हुआ। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसके बाद देखिए हम बोल सकते हैं हरिद्वार की बहुत ही ऐतिहासिक कहानी भी है पूर्व में, जैसे कि तैमूर लंग का यहाँ पे अटैक होता है, चीनी यात्री वेनसांग आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में भी हरिद्वार का उल्लेख किया। कभी क्वेश्चन बनेगा कि आईने अकबरी में, क्वेश्चन ऐसे तो नहीं बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इनमें से किस पुस्तक में इनमें से किस पुस्तक में हरिद्वार जनपद का उल्लेख है, ठीक है। ऑप्शन आ जाएगा आईने अकबरी, और ऑप्शन आ जाएगा तबकात-ए नासरी, ऑप्शन आ जाएगा कोई अदर पुस्तकें आ जाएंगे। तो मध्यकालीन किस पुस्तक में क्वेश्चन बनेगा, मध्यकालीन, क्योंकि मध्यकाल की पुस्तक है आईने अकबरी ना, अबुल फजल वाली। तो मध्यकाल की किस पुस्तक में या किस मुगल पुस्तक में हरिद्वार का वर्णन है, तो आपको याद होना चाहिए आईने अकबरी। उसके बाद देखिए 1608 में एक यूरोपियन यात्री भी आते हैं भाई यहाँ पे, जिसका नाम था टॉम कॉरिएट, ठीक है। तो टॉम कॉरिएट यहाँ पे घूमा और उसने हरिद्वार क्षेत्र को कैपिटल ऑफ सिवा भी कहा। कभी क्वेश्चन बन सकता है हरिद्वार को कैपिटल ऑफ सिवा किसने कहा था, तो कैपिटल ऑफ सिवा कहा था हमारा टॉम कॉरिएट ने, ठीक है, याद रखेंगे एकदम। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों थोड़ा हम इसके बारे में, हरिद्वार के बारे में। तो हरिद्वार में देखिए खांडव वन भी था, जहाँ पे पांडवों को जीवित जलाने की कोशिश की गई ना, खांडव वन। तो ये चीज़ें यहाँ पे थी। जैन ग्रंथों के अनुसार 1000 पूर्व यहाँ पे जैन तीर्थकर भगवान आदिनाथ ने भी तपस्या की थी। तो क्वेश्चन यहाँ से भी निकल सकता है कि किस जैन धर्म के हमारे तीर्थकर ने हरिद्वार में तपस्या की थी, तो ये हमारा नाम हो जाएगा आदिनाथ। राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तृहरि ने यहाँ पे तपस्या की और नीति शतक और वैराग्य शतक की रचना की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हर की पैड़ी जो बनी थी दोस्तों, इसको राजा विक्रमादित्य की ने भाई की याद में बनाया था, ठीक है। तो राजा विक्रमादित्य के द्वारा ही यहाँ पे हर की पैड़ी बनाई गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपने याद रखना है। इसके अलावा चीनी यात्री वेनसांग कब आया यहाँ पे, तो 634 ईस्वी में आया था। उसने हरिद्वार को बोला मोयू लो और गंगा को महाभद्रा बोला उसने। इसके साथ साथ देखिए वेनसांग से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पॉइंट और बनता है दोस्तों। वेनसांग ने बोला था हमारे जो हरिद्वार में महाकुंभ लगता था ना, जैसे परीक्षाओं में महाकुंभ चल रहा है, ऐसे हरिद्वार में 12 वर्ष के अंतराल में महाकुंभ लगता है। तो हरिद्वार में आयोजित होने वाले महाकुंभ को वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा था। क्या बोला था भाई, मोक्ष पर्व। क्वेश्चन सीधे बन जाएगा यूके SSS में, किस यात्री ने कुंभ को मोक्ष पर्व कहा था, तो आंसर हो जाएगा आपका वेनसांग। इतिहासकार कनिंघम ने मोयुलो का अर्थ बताया मयूरपुर, ठीक है। तो हमारे कनिंघम महोदय जो हैं इतिहासकार हैं, वो बोलते हैं कि मोयुलो का अर्थ है मयूरपुर। चंडी देवी मंदिर है हरिद्वार में, आप सभी को पता है। और चंडी देवी मंदिर का यहाँ पे निर्माण करवाया किसने, राजा सुचेत सिंह ने, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कभी क्वेश्चन बन सकता है कि हरिद्वार स्थित जो चंडी देवी का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था सुचेत सिंह ने। और टॉम कॉरिएट ने हरिद्वार को कैपिटल ऑफ सिवा कहा, 1608 में आया था। और उस समय दोस्तों ध्यान रखेंगे भारत में किसका शासन चल रहा था, तो जहांगीर का शासनकाल चल रहा था। और जहांगीर के शासनकाल में भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय था, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इसके बाद बात करते हैं हरिद्वार से गंगा जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है 1399। देखिए इसमें बहुत डाउट है, लेकिन मैं आज इसको क्लियर कर दूंगा आपका। देखिए ये 1399 वाला जो पॉइंट है ना, बिल्कुल सही है। आपको बहुत सी जगह पे गूगल पे 1398 मिलता है भाई, वो भी सही ही है, उसको थोड़ा समझिए। 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वो भारत पे आक्रमण करने के बाद जब तक हरिद्वार क्षेत्र में पहुंचा तब तक हो चुका था भैया जनवरी 1399, यानी कि 1399 वर्ष हरिद्वार के संदर्भ में बिल्कुल सही है। हरिद्वार पहुंचता है वो 1399 में, ठीक है। और इस युद्ध में बहरूज मारा जाता है, उस समय का जो राजा होता है वहाँ का, ये भी बहुत सी इतिहास की किताबों में दिया गया है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, हरिद्वार पे जो अटैक होगा तैमूर लंग का, वो 1399 में ही बिल्कुल सही है, ठीक है। और हर की पैड़ी बनाई थी विक्रमादित्य ने अपने भाई की याद में। और हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, अकबर के सेनापति मानसिंह ने, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ मानसिंह ने एक स्तंभ भी बनाया जिसका नाम है अष्टकोणी स्तंभ। श्री गंगा मंदिर का निर्माण भी मानसिंह ने करवाया था। और महात्मा गांधी ने भी 2 बार हरिद्वार की यात्रा की थी, 1915 में और 1927 में।
कुमाऊं की यात्रा से पहले ही गांधी जी ने देहरादून की भी यात्रा की थी, हरिद्वार की भी यात्रा की थी। ऐसा नहीं था कि कुमाऊं की यात्रा ही गांधी जी की उत्तराखंड की धरती में पहली यात्रा थी। वो उससे भी पहले अपने ऑफिशियल कामों की वजह से देहरादून भी आए थे और ये कुंभ नहाने के लिए वो हरिद्वार भी आए थे। ठीक है। और गांधी जी चाहते थे कि मेरी अस्थियों को गांधी जी चाहते थे कि मैं भारत आज़ाद होने के बाद केदारनाथ जाऊंगा चौराबाड़ी ताल में, लेकिन आ नहीं पाए, नाथूराम गोडसे के द्वारा मारे गए गांधी जी। ठीक है। तो गांधी जी की अस्थियों को इसलिए चौराबाड़ी ताल में डाला गया और चौराबाड़ी ताल का नाम सूर्यवती ताल या गांधी सरोवर भी कहते हैं। ये कहानी हमने पहले डिस्कस की हुई है। तो ये भाई हरिद्वार की तो प्रमुख जो बातें हैं, ऐतिहासिक बातें हैं, राजनीतिक बातें हैं, जनसांख्यिकी है, वो हमने डिस्कस कर ली संक्षिप्त में, क्योंकि ये सीरीज ही परीक्षा वाली महाकुंभ है। पॉइंट टू पॉइंट हम आगे बढ़ेंगे भाई। पूरा डिस्कस करेंगे तो एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। और आज का टाइम है स्मार्ट टाइम, कम समय में ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा किफ़ायती चीज़ें जहाँ पे मिलती है लोग वहीं पे आते हैं। तो यही नॉलेज का भी, ये एजुकेशन का भी है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हरिद्वार के प्रमुख स्थलों की बात करते हैं। तो पहला है, देखिए इसमें कुशावर्त घाट। तो कुशावर्त घाट पे दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पे खड़े होकर घोर तपस्या की थी और गंगा के कुछ प्रवाह में उनके बाल वगैरह बह गए थे दोस्तों। ठीक है। इसीलिए इस नाम का, जो स्थान का नाम है वो कुशावर्त घाट पड़ा और इस घाट का निर्माण करवाया था महारानी अहिल्याबाई ने। माया देवी मंदिर बहुत फेमस है। माया देवी जो है हरिद्वार की कुल देवी है। कभी क्वेश्चन बनेगा हरिद्वार की कुल देवी या अधिष्ठात्री देवी कौन है, तो ये माया देवी हैं। मनसा देवी पर्वत, तो मनसा देवी पर्वत शिवालिक श्रृंखला में है दोस्तों, विल्भ पर्वत पर, और यहीं पे मनसा देवी का टेम्पल भी स्थित है। और इसी के दूसरे छोर पे सामने ही चंडी देवी का मंदिर देखने को मिलता है दोस्तों। चंडी देवी मंदिर का निर्माण 1929 में कश्मीर के राजा सुचत सिंह ने करवाया था। इसके अलावा हरिद्वार में दोस्तों विल्वकेश्वर महादेव मंदिर शिव के प्रमुख स्थानों में से एक है। पार्वती ने शिव को पाने के लिए यहाँ पे तपस्या की थी। अच्छा पॉइंट है। इसके बाद देखिए भीमगोड़ा बैराज, तो इसको हम ऐतिहासिक अध्ययन में भी पढ़ते हैं। ये गोरखा काल में जो था भीमगोड़ा हमारा बहुत ही फेमस प्लेस था दास बिक्री का। कभी क्वेश्चन बनेगा गोरखा काल में कौन सा प्लेस था जो दास बिक्री के लिए बहुत फेमस था, यानी कि यहाँ पे होता था, सेल होती थी किसकी, स्लेव्स की। तो गोरखा लोग जो बच्चे थे, महिलाएं थे, पुरुष थे, जो भी पकड़े जाते थे उनको लाकर बेचते थे इसी भीमगोड़ा पे। और यहाँ पर भीमगोड़ा बैराज भी है वर्तमान समय में। ठीक है। और कुंड भी है यहाँ पे, तो इस कुंड को पांडव काल का बताया जाता है। इसके अलावा देखिए सप्तऋषि आश्रम भी हमारा हरिद्वार में गंगा जी की सप्त धाराओं में बहता हुआ देखा जा सकता है यहाँ पे। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, शांति कुंज या गायत्री कुंज। इसकी स्थापना 1971 में श्री आचार्य राम शर्मा ने की थी, श्री राम शर्मा ने। ठीक है। ध्यान रखेंगे शांति कुंज की। इसके अलावा देखिए कनखल ऐतिहासिक प्लेस है। कनखल कालिदास से भी रिलेटेड प्लेस है दोस्तों, हरिद्वार के दक्षिण में है। और कालिदास के मेघदूत में हरिद्वार के कनखल का वर्णन भी मिलता है। तो कालिदास की बहुत महान रचना है मेघदूतम, इसमें हरिद्वार के कनखल का भी उल्लेख है। इसके अलावा देखिए रुड़की, तो रुड़की भी हरिद्वार में ही है। तो हरिद्वार का उपनगर है दोस्तों, जॉइंट मजिस्ट्रेट बैठते हैं हमारे हरिद्वार में और रुड़की में, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए कोई जनपद बहुत बड़ा होता है ना जब, तो वहाँ पे 2 आईएएस ऑफिसर बैठते हैं, जॉइंट मजिस्ट्रेट बोला जाता है। एक जिला अधिकारी, जॉइंट मजिस्ट्रेट, सेम ओहदा होगा, सेम काम होगा। ठीक है। तो रुड़की में बैठते हैं हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट। रुड़की जो है दोस्तों सोनाली नदी के तट पर है, ध्यान रखेंगे। और रुड़की में दोस्तों जो हमारा थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, तो रुड़की में जो गंग नहर है दोस्तों, ऊपरी गंग नहर, उसकी कल्पना थॉमसन ने की थी। और रुड़की जो हमारे हरिद्वार से आगे को नहर निकलती है, ऊपरी गंग नहर, इसके निर्माण का कार्य किया था कर्नल पीबी कौटले ने। ठीक है। तो गंग नहर का जो भी डिज़ाइन बना ना, गंग नहर का काम शुरू होता है 1842 में और पूरा होते होते 1854 हो जाता है, यानी कि लग जाते हैं पूरे 12 साल। और देखिए उस समय इसका उद्घाटन करने आया था भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी आया क्योंकि डलहौजी का चचेरा भाई कुमाऊं कमिश्नर था उस समय, जिसका नाम था हेनरी रैमजे। रैमजे ने बोला भैया आ जाओ, नहर बन गई है, उद्घाटन कीजिए अब। तो आ गया डलहौजी यहाँ पे, और इस नहर की पूरी रूपरेखा तैयार की थी हमारी प्रॉबी कौटले ने। इसलिए प्रॉबी कौटले को उत्तराखंड का आधुनिक भगीरथ भी कहा जाता है। ठीक है। गंगा नहर बनने के बाद सिंचाई की पूरी जो उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र थे वहाँ पर बड़ा अच्छा हो गया, सिंचाई की सुविधाएँ, पेयजल की सुविधाएँ। तो इसी वजह से हमारे पीबी कौटले को क्या बोला जाता है, आधुनिक भगीरथ। अब देखिए रुड़की में आईआईटी जो है दोस्तों 1847 में ये स्थापित होती है। थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इसका नाम था दोस्तों। 2002 में इसको आईआईटी का दर्जा दिया गया। देश का ये 7वां आईआईटी बना है। ठीक है। कौन से नंबर का, 7वें नंबर का आईआईटी है।
इसके अलावा रुड़की में दोस्तों हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह है, जिसको पिरान कलियर भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष लगता है उर्स मेला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उर्स मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है, तो ये हमारा रुड़की में है, पिरान कलियर के निकट लगता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा दोस्तों हरिद्वार में एक फेमस कॉलेज बोल सकते हैं, यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं, जिसका नाम है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। 1900 में इसकी स्थापना पंजाब के गुंजरावाला में की थी दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद ने, लेकिन बाद में 2 मार्च 1902 में इसको हरिद्वार के कांगड़ी में स्थापित कर दिया गया, ठीक है। और 1962 में इस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होता है। और देखिए कभी क्वेश्चन बनेगा तो इस विद्यालय ने दोस्तों हमारा 100 वर्ष भी पूरे किए, ठीक है। तो 100 वर्ष पूरे कर दिए हैं सन 2000 में, तो ये आपने याद रखना है। और 1900 में ही दोस्तों हरिद्वार को देहरादून से जोड़ा गया रेल सेवा से, ठीक है। सन 1900 में ही हरिद्वार से देहरादून रेल लाइन बिछाई गई, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हरिद्वार में दोस्तों BHEL भी है, ठीक है, भेल, BHEL। तो भेल मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1964 में, ठीक है। भेल की स्थापना कब हुई, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एंड स्थापना हुई 1964 में। और सिटकुल की स्थापना अगर बात करें, देखिए सिटकुल 3 जगह पे हमारे स्पेशली फैले हुए हैं उत्तराखंड राज्य में। एक हमारा कुमाऊं जोन में फैला हुआ है दोस्तों, जो कि हमारा सितारगंज, रुद्रपुर, काशीपुर तक फैला हुआ है। दूसरा सिटकुल हमारा हरिद्वार क्षेत्र में फैला हुआ है। और तीसरा जो सिटकुल एरिया हमारा वो देहरादून के सेलाकुई में फैला हुआ है। 3 जगहों पे सिटकुल की हमारे औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जिनमें सर्वाधिक मात्रा में औद्योगिक इकाइयाँ जो हैं दोस्तों वो हमारा सिटकुल, रुद्रपुर या पंतनगर हम बोल सकते हैं, एंटायर जो फैला है सितारगंज टू काशीपुर तक, ये वाला सिटकुल सबसे बड़ा है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सिटकुल की स्थापना कब होती है, 2002 में, ये भी आपको याद रखना है, सिटकुल, ठीक है, सिटकुल। तो इस सिटकुल का भी पूर्ण रूप पूछा जा सकता है कभी कभी एग्जाम में। तो ये होता है दोस्तों स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, ठीक है। सिटकुल का फुल फॉर्म क्या है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए दोस्तों हमारा पतंजलि योगपीठ, इसकी स्थापना होती है 25 मार्च 2006। बाबा रामदेव इसके आजीवन कुलपति हैं। हरिद्वार में संस्कृत विश्वविद्यालय भी स्थित है। हरिद्वार में देखिए दोस्तों ये परीक्षा मांगे का ओल्ड डेटा है, ठीक है, जो हमारे इसमें दिया हुआ है। अगर मैं अब नवीनतम डेटा की बात करूं तो नई डेटा में हम देखते हैं जो तहसीलों की संख्या है ना, तहसीलों की संख्या में इजाफा है। ब्लॉक तो बिल्कुल सही दिए हैं। हरिद्वार में वर्तमान समय में 6 ब्लॉक्स हैं, जिनमें रुड़की, भगवानपुर, नारसन, कुरही या बहदराबाद, लक्सर और खानपुर, ये तो हमारे 6 ब्लॉक हैं, विकास खंड है हरिद्वार में, ठीक है। तहसीलों की बात करते हो तो तहसीलें वर्तमान समय में हरिद्वार राज्य में है दोस्तों 5+1। एक हमारी उप तहसील भी है यहाँ पे, ठीक है। 5 तहसीलें कौन कौन सी, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, भगवानपुर, नारसन, और एक यहाँ पर हमारी उप तहसील है जिसका नाम है लाल ढांग, ठीक है। तो लाल ढांग हमारी उप तहसील है हरिद्वार जनपद की। 11 विधानसभा की सीटें हैं भाई, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद है, ये भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनते हैं यहीं से, तो क्वेश्चन बनते हैं, सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद कौन सा है, सर्वाधिक विकासखंड वाला जनपद कौन सा है, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा है। तो सर्वाधिक विधानसभा सीटें भी हमारी हरिद्वार में 11 हैं। दूसरे नंबर पर भी देहरादून आता है, 10 सीटें वहाँ पर। हरिद्वार में 11 सीटें हैं। और ध्यान रखेंगे हरिद्वार में हमारे दोस्तों कुछ सीटें रिजर्व भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। हरिद्वार की कुछ सीटें हमारी रिजर्व हैं। 3 सीटें हमारी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं, जिनमें ज्वालापुर की सीट, ठीक है, ज्वालापुर की जो सीट है दोस्तों ये अनुसूचित जाति के लिए संरक्षित है। दूसरा हमारा झबरेड़ा वाली जो सीट है तो ये भी हमारी SC कास्ट के लिए यहाँ पे रिजर्व है। और तीसरी हमारी भगवानपुर वाली जो विधानसभा सीट है ये भी SC कास्ट के लिए रिजर्व है। यानी कि 11 में से 3 सीटें हरिद्वार की विधानसभा वाली रिजर्व हैं, ठीक है, लेकिन केवल अनुसूचित जाति के लिए, ना कि जनजाति। जनजाति के लिए ध्यान रखेंगे 2 ही सीटें हैं उत्तराखंड में, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, नानक मत्ता और चक्राता वाली सीट है। तो अब बात करते हैं दोस्तों हरिद्वार का जनघनत्व। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले, जनघनत्व वगैरह, ठीक है, और लिंगानुपात हमने देख लिया, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जनपद है। हरिद्वार रेल जंक्शन को 1 जनवरी 1896 को लक्सर जंक्शन से जोड़ा गया। यानी कि हरिद्वार और लक्सर को आपस में कब जोड़ा गया, कभी क्वेश्चन बनेगा, तो 1896 में। उत्तराखंड में रेल का विस्तार 6 जनपदों में, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधमसिंह नगर, नैनीताल और चंपावत, ठीक है। बात करते हैं बद्रीदत्त पांडे, जो कि कुमाऊं कमिश्नर के नाम से फेमस थे। कुमाऊं केसरी, माफ कीजिएगा, कमिश्नर बोल दिया मैंने। कुमाऊं केसरी के नाम से बद्रीदत्त पांडे जो फेमस थे दोस्तों, उनका जो जन्म हुआ था वो भी
15 फरवरी 1882 को कनखल हरिद्वार में ही हुआ था। हालांकि उनकी कर्मस्थली अल्मोड़ा रही, नैनीताल रही, लेकिन जन्म उनका हरिद्वार में हुआ था, कन्फ्यूज नहीं होना है। बद्रीदत्त पांडे ने 1913 में अल्मोड़ा अखबार का संपादन कार्य शुरू किया और अल्मोड़ा अखबार 1918 में प्रतिबंधित कर दिया गया और उसके बाद शक्ति नामक साप्ताहिक शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये तो हमें पढ़ने की आवश्यकता है नहीं यहाँ पे, ये हम पढ़ लेंगे बाद में जब महान विभूति वाली सीरीज चलेगी। ठीक है, तो इनको हम बाद में पढ़ लेंगे। बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में ही यहाँ पे ज़्यादा बताया गया है। अब इसके अलावा हरिद्वार से संबंधित जो अन्य फैक्ट हैं थोड़ा उनको हम देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम जो हमारे प्रारंभिक फैक्ट थे या हमारे जो हिस्टोरिकल फैक्ट थे वो तो हमने देख लिए। इसके अलावा देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे कि 1867 दोस्तों इम्पोर्टेंट वर्ष होता है। 1867 में हरिद्वार कुंभ में स्वामी दयानंद सरस्वती जी आते हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यहाँ पे पाखंड खंडनी नामक पताका फहराकर धर्म में सुधार की कोशिश की जाती है। ठीक है, ये हमारा महत्वपूर्ण एक पॉइंट है। कभी क्वेश्चन सीधे ये बन जाएगा कि हरिद्वार में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा पाखंड खंडनी जो हमारी सभा थी वो कब स्थापित हुई थी, तो 1867 में। और इसके अलावा देखिए हमारा मुगल काल में हरिद्वार में तांबे के सिक्के डालने की टकसाल भी थी, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब मुगल काल चल रहा था ना, तो मुगल काल में यहाँ पे तांबे के सिक्के डालने के, टकसाल वो क्षेत्र होता है जहाँ से सिक्के डाले जाते हैं। जैसे आजकल हमारे 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का जो आते हैं वो टकसाल से आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो ऐसे टकसाल उस समय में भी होते थे। वहीं बात करते हैं ज्वालापुर का, देखिए पुराना नाम क्या था, तो ज्वालापुर का पुराना नाम कभी पूछा जा सकता है। इसका पुराना नाम था भोगपुर। ठीक है, और इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने माया देवी शक्तिपीठ पढ़ लिया, हर की पैड़ी हमने देख लिया, कुशावर्ती घाट देख लिया है, पिरान कलियर हमने देख लिया दोस्तों। ठीक है, पिरान कलियर में हमारा कौन सा मेला लगता है, उर्स का मेला लगता है। इसके अलावा देखिए रुड़की से कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, जैसे कि रुड़की में दोस्तों सबसे पहले प्रैक्टिकली रेल चली थी मालवाहक डिब्बा 1851 में। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिए भारत में पहली ट्रेन कब चली, तो बम्बई से ठाणे चली थी पहली ट्रेन तो ऑफिशियली, लेकिन पहला जो ट्रायल हुआ था मालगाड़ी का दोस्तों वो 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरान कलियर के मध्य यहीं पर हुआ था। ठीक है, क्योंकि गंग नहर का काम चल रहा था उसमें, तो वहाँ पे माल आल ढोने के लिए रेल का ट्रायल यहीं पे शुरू किया गया था सबसे पहले। और इसके अलावा दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट की मैं बात करूं, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो है वो रुड़की में स्थित है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान 1947 में इकाई के रूप में स्थापित हुआ था और 1953 में इसको परमानेंट इंस्टीट्यूट बना दिया गया था। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कई बार पूछा गया कहाँ पे इसका मुख्यालय है। इसके अलावा रुड़की में दोस्तों बंगाल इंजीनियर जो कोर है उसका मुख्यालय है। रुड़की में बंगाल इंजीनियर कोर की स्थापना हुई थी 1853 में, 1853 में। नोट करते जाइएगा जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा देखिए भारत का जो सिंचाई अनुसंधान संस्थान है, भारत का सिंचाई अनुसंधान संस्थान लास्ट टाइम आया था ग्रुप सी के एग्जाम में, कहाँ पे स्थित है, तो सिंचाई अनुसंधान संस्थान इसकी स्थापना हुई थी 1928 में और 1949 में इसको संस्थान का दर्जा मिला और रुड़की में ही ये स्थापित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, तो ये भी हमारा भैया रुड़की में ही स्थित है। नोट करते जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं जो एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इसके अलावा देखिए हमारा जो अन्य महत्वपूर्ण है, यहाँ पे एक श्रवणनाथ मंदिर भी है और इसके साथ साथ देखिए संरचना अभियांत्रिकीय अनुसंधान केंद्र भी हमारा रुड़की में ही है। ठीक है, संरचना अभियांत्रिकीय अनुसंधान केंद्र, यानी कि हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हमारा क्या हो जाएगा, अनुसंधान रिसर्च केंद्र या इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं। ठीक है, सेंटर, यानी कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, ये भी हमारा 1965 में रुड़की में ही स्थापित हुआ था। नोट करते जाइएगा। इसके अलावा हरिद्वार में दोस्तों हमारा नीलेश्वर महादेव मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और मनसा देवी का मंदिर, चंडी देवी का मंदिर, काली माँ का मंदिर भी है यहाँ पे एक बहुत फेमस। इसके अलावा देखिए हमारे सप्तऋषि आश्रम भी यहीं पे, ध्यान रखेंगे। जटाशंकर महादेव मंदिर खानपुर में बहुत फेमस है, ध्यान रखेंगे। जटाशंकर महादेव मंदिर कहाँ पे है, खानपुर में। गुरुकुल कांगड़ी हम पढ़ चुके हैं और IIT रुड़की हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेज हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों हमारा जो पतंजलि है सबसे बड़ा यहाँ पे मेगा फूड पार्क है, ये भी हरिद्वार में है, इसको भी ध्यान रखना है आपने। इसके अलावा हरिद्वार में हमारा सबसे महत्वपूर्ण, तो मैं भूल ही गया, राज्य लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि 15 मई 2001 को स्थापित हुआ था। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 15 मई 2001 को स्थापित हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। पतंजलि आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र 3 मई 2017 को शुरू किया गया। पतंजलि आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र
उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय 2005 में स्थापित होता है, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय 2009 में, और पतंजलि योग डीम्ड विश्वविद्यालय 2009 में स्थापित होता है। तो ये हरिद्वार के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपने याद रखने हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हरिद्वार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे क्या हैं व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे इनमें सबसे पहला नाम आता है दोस्तों, जो हमारा पहला नाम आएगा आचार्य श्रीराम शर्मा, ठीक है। तो आचार्य श्रीराम शर्मा समाज सेवी थे दोस्तों, और हरिद्वार में दोस्तों इन्होंने एक पत्रिका भी शुरू की थी जिसका नाम था अखंड ज्योति पत्रिका। क्या नाम था इनका? पत्रिका का नाम अखंड ज्योति पत्रिका। और इसके साथ साथ इन्होंने शांति कुंज की स्थापना की 1971 में। दूसरा जो नाम मैं बोलो हरिद्वार से दोस्तों, ये हमारा आ जाता है हीरा बल्लभ त्रिपाठी। हीरा बल्लभ त्रिपाठी। तो हीरा बल्लभ त्रिपाठी हमारे हरिद्वार से जन्मे वो व्यक्ति थे जिन्होंने दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लिया था। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ना 1929 में, इसमें हीरा बल्लभ त्रिपाठी गए थे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और राज्य में सहकारिता आंदोलन के जनक भी यही कहे जाते हैं। राज्य में जो हमारा सहकारिता जो आंदोलन हुआ था ना, ये शुरू किसने किया? त्रिपाठी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था 1937 से 40 के बीच में, ठीक है। 1950 में संविधान सभा के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, हमारा अगला जो नाम आता है वो है स्वामी श्रद्धानंद। तो स्वामी श्रद्धानंद ने ही 4 मार्च 1902 को गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी, ठीक है। और 1962 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है इसको। इसके बाद जो अगला नाम है दोस्तों हमारा, ये है दोस्तों श्याम सिंह शशि। तो श्याम सिंह शशि हरिद्वार के दोस्तों एक बहुत फेमस क्या है साहित्यकार हैं, ठीक है, नोट करते जाएगा। और इसके अलावा भी अन्य कुछ महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों जिनके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे इसमें। तो वो हमारे हैं जैसे कि इनमें महंत घनश्याम गिरी हैं। महंत घनश्याम गिरी की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो 1943 में इन्होंने हरिद्वार में एक सम्मेलन हुआ था, अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन, तो वहाँ पे भाग लिया था इन्होंने, ठीक है, इसलिए फेमस हैं। और इसके साथ साथ हमारा एक और राइटर है हरिद्वार से जिसका नाम है कृष्ण चंद्र शर्मा। कृष्ण चंद्र शर्मा, ठीक है, ये भी हमारे साहित्यकार है, भिक्खू नाम से लिखते हैं, भिक्खू। तो ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो इनके कुछ जैसे रचनाएं जैसे कि लहू के फूल, इसके साथ साथ हमारा गद्दीज ऑफ हिमालयाज, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स, ये इनकी कुछ रचनाएं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हरिद्वार के कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं। इसके अलावा देखिए हरिद्वार की एक बेटी है जो बहुत फेमस हुई है इस टाइम पे, अभी जो माफ़ कीजिएगा जो हमारा टोक्यो ओलंपिक चला था, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में आपको पता ही है हॉकी प्लेयर है रोशनाबाद गाँव की हमारी वंदना कटारिया, ठीक है, वंदना होगा, वंदना कटारिया दोस्तों। ये हमारे कहाँ से हैं? ये हमारे हैं रोशनाबाद से। रोशनाबाद एक छोटा सा गांव है हरिद्वार में, तो वहाँ से वंदना कटारिया, और ये पहली महिला बन गई हैं भारतीय हॉकी टीम की जिन्होंने किसी ओलंपिक के मैच में हैट्रिक की। हैट्रिक का मतलब 3 गोल दागे इन्होंने एक ही मैच में, ठीक है। तो याद रखना ये नाम बहुत फेमस है, हाँ, वंदना कटारिया। इसके अलावा अभी हमारे टोक्यो ओलंपिक में एक पैरा बैडमिंटन प्लेयर जो है हमारे, जिनका नाम है मनोज सरकार, जो कि रुद्रपुर के हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पैरा ओलंपिक टोक्यो में, ठीक है। ये भी कुछ महत्वपूर्ण नाम है, चांस से क्वेश्चन बनेंगे आगामी परीक्षाओं में, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा भी बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन है जो हरिद्वार से रिलेट करते हैं, वो हम स्टैटिक वाले पोर्शन में कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों हरिद्वार जिला दर्शन में हमने देख लिया। आई होप कि बहुत से पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे आज। इसके साथ देखिए अगर इसमें कुछ पॉइंट मेरे अगर रह जाते हैं दोस्तों, क्योंकि जो हमारी जिला दर्शन सीरीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सीरीज़ है, एक ही वीडियो में हम सब कुछ तो यहाँ पे कवर नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, कौन कौन से अन्य महत्वपूर्ण प्लेसेज और रह जाते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे बाद में। जैसे जल विद्युत परियोजना वाली तो सीरीज ही अलग आएगी, यानी कि टॉपिक ही अलग आएगा ना, उसमें भी डिस्कस हो जाएगा वो चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई चीज़ रह जाती है या छूट जाती है तो आप ज़्यादा परेशान ना हो। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा अगर मेरे से कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि होना ही चाहिए था वो छूटता है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं पिन कर दूंगा उसको, ठीक है। तो वो जरूर कीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों ये जिला दर्शन सीरीज का आज पहला वीडियो था। परीक्षा वाले महाकुंभ में आपको कैसा लग रहा है अपनी कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो अगला टॉपिक आएगा इसमें हम डिस्कस करेंगे देहरादून जनपद के बारे में, ठीक है। तो देहरादून के भी पहले ऐतिहासिक तथ्य देखेंगे, उसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं एग्जाम में उनको हम डिस्कस करने वाले हैं आगामी टॉपिक में। तो जल्दी मिलते हैं परीक्षा वाले महाकुंभ के नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।